जय हिंद बच्चों। आज के इस सेशन में आप देखिएगा कक्षा 10वीं गणित द्विघात समीकरण जो प्रश्नावली 4.2 का है और इसका जो है हम कुछ सेशन जो है पिछली क्लास में कर चुके हैं, जो कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 कर चुके हैं। मतलब इसका जो है बेसिक भी कर चुके हैं। इसके बाद इस चैप्टर का जो है 1 से लेकर के 2 नंबर तक का सवाल भी हम कर चुके हैं। आज हम इसका 3 नंबर से क्वेश्चन करेंगे, जो क्वेश्चन जो है ना आपको क्या है, वर्ड पे आधारित है। हम पिछले ही सेशन में ये भी क्वेश्चन करने वाले थे, लेकिन वह वीडियो बहुत ही लंबा हो गया था, इसलिए इनको हम 2 पार्ट में बांट दिए हैं। तो आज जो है 1 से 2 तक तो हम पिछले पार्ट में कर लिए हैं। आज जो है हम 3 से लेकर के आगे जो भी क्वेश्चन है उसको हम करने वाले हैं। अब चलिए अब यहाँ पे हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ का रहा है क्वेश्चन क्या कि ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो जाए। ठीक है, कह रहा है क्या हमको कि ऐसी 2 संख्या चाहिए, ऐसी 2 संख्या चाहिए जिनका योग क्या हो जाना चाहिए, 27 हो जाना चाहिए। अब मान लेते हैं कि 2 संख्या हम लाएंगे कहाँ से, तो 2 संख्या जब नहीं है तो हमें मानना पड़ेगा। अब 2 संख्या के लिए हो सकता है यहाँ पे लिख सकते हैं हम पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर से कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या को जब हम जोड़ते हैं तो 27 हो जाता है। और हम जब द्विघात समीकरण में हम बेसिक में भी पढ़े थे क्या कि द्विघात समीकरण में जो हम चर मानेंगे वह चर एक ही हम मान सकते हैं, एक ही चर रख सकते हैं। तो अब इसमें से हम करेंगे क्या कि एक संख्या को नहीं कुछ दिया हुआ है तो हम क्या मान सकते हैं, x मान सकते हैं। x प्लस हम कर सकते हैं क्या, दूसरी संख्या बराबर से 27। तो इस x को उठा करके उस साइड लेके चल जाइए तो दूसरी संख्या बराबर कितना निकल जाएगा, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा आपको 27 माइनस x। आ गया ना। मतलब अगर पहली संख्या x रखते हैं तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 27 माइनस x हो जाएगा। अब उसको जो है ना हम यहाँ पे भाषा में लिखेंगे, जो हमको भाषा में कहता है। चलिए लिखते हैं, यहाँ लिखिए माना कि पहली संख्या x है तब दूसरी संख्या 27 माइनस x होगा। जब एक संख्या को हम x मान लिए तो दूसरी संख्या 27 माइनस x, यहाँ तक तो कोई दिक्कत। अब यहाँ पे प्रश्न से चलिए, प्रश्न से कह रहा है क्या कि ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। चलिए हम वहां तक तो कर लिए, जहां तक हमको कह रहा था योग करने के लिए हम कर लिए। कह रहा है और उनका गुणनफल, और गुणनफल कितना है, 182 है। कौन सा, जो हम संख्या माने हैं उन दोनों संख्या का गुणनफल कितना हो रहा है, 182 हो रहा है। किससे, तो हमको प्रश्न से कह रहा है। तो प्रश्न से चलिए यहाँ पे लिख देते हैं x गुणे 27 माइनस x बराबर से कितना हो रहा है, 182 हो रहा है। चलिए अब इसको हम हल कर लेते हैं। 27 को x से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 27x हो जाएगा। x से माइनस x को x से गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 182। चलिए एक और यहाँ पे आपको मज़ेदार बात बताने वाले हैं, जो कि इससे पिछले सेशन में नहीं किए हैं। और वह मज़ेदार क्या है, तो यहाँ पे कुछ माइनस चिन्ह के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 27x माइनस एक्स स्क्वायर मोर माइनस 182 बराबर से 0। इतना तो हम कर सकते हैं। और हम शुरू से जान रहे हैं क्या कि जो है जब भी हम लिखते हैं तो द्विघात समीकरण का जो हम मानक रूप होता है वह होता है ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर से 0। या अगर हम इससे पहले भी जो है ना, जो भी हम मतलब
समीकरण लिखते हैं या घात के फॉर्म में लिखते हैं तो उसमें जो अधिकतम घात वाला होता है उसको हम पहले लिखते हैं, उससे कम घात वाले को बाद में और सबसे कम घात वाले को लास्ट में लिखते हैं। तो उस तरह हम इसको सजा लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाता है -x² प्लस 27x माइनस 182 बराबर से 0। अब यहाँ पर एक चीज़ देख रहे होंगे क्या कि यहाँ पे जो है ना -x² आ गया। अब जब इसमें -x² आ जाता है ना तो थोड़ा जो है ना उसको हल करने में दिक्कत होता है। अब दिक्कत जो होता है तो अब इस माइनस को जो है ना हमें हटाना है। अब माइनस को हम कैसे हटाएंगे, माइनस को तो हटाना पड़ेगा ना। तो माइनस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ऋणात्मक चिन्ह से गुणा करने पर, दोनों तरफ में क्या करेंगे, ऋणात्मक चिन्ह से गुणा कर देंगे। चलिए हम कर देते हैं। तो यहाँ माइनस x² प्लस 27x माइनस 182 बराबर 0 गुना माइनस चिन्ह। तो अब इससे गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। यहाँ पर प्लस गुना माइनस तो माइनस 27x हो गया और माइनस माइनस प्लस 182 बराबर से 0। ये बन गया आपका द्विघात समीकरण। इसको हल करने के लिए आप तैयार हैं। अब इसको जो है हम हल करेंगे तो हल करने में जो है ना इससे पहले भी, क्योंकि हम गुणनखंड वाला पढ़ रहे हैं तो गुणनखंड में जो है इनको खंडित करना है। तो गुणनखंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो x² का गुणांक रहता है और जो अचर वाला रहता है दोनों को हम गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे x² के साथ नहीं कुछ है तो क्या है 1 है। 1 से 182 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 182 ही हो जाएगा। अब इस 182 को जब आप फैक्टर तोड़िएगा तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। इनको 2 पार्ट में कर सकते हैं, फिर 3 पार्ट में कर सकते हैं, तो उतना तो हमारे पास टाइम नहीं रहता है। तो इसको हम एक और तरीका से हल करेंगे। कैसे, इसका फैक्टर तोड़ देंगे। 2 से लगाइए तो 9 दूना 18, 2 इकाई 2, फिर यहाँ पर कितना से 7 से लगा दीजिए, 13 7 91, फिर 13 से लगा दीजिए, 13 इकाई 13, मतलब 182 का जो गुणनखंड हो गया हमको 2 गुना 7 गुना 13 हो गया। अब हमको बीच वाला जो मान चाहिए वह हमें ऐसा मान चाहिए कि इसको जो है ना 2 पार्ट में बांट करके या तो उसको जोड़ देना है या उसको घटा देना है। जोड़ने या घटाने से हमको कितना पुर जाना चाहिए, 27 पुर जाना चाहिए। उसमें भी माइनस में -27 आना चाहिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं और इसको एक साथ ले लेते हैं तो यह क्या हो रहा था 14 गुने 13। अब जब 14 और 13 को आप ऐड कीजिएगा मतलब जोड़िएगा तो 14 और 13 को जोड़ने के बाद 27 तो पुर रहा है। ये तो हमको एक बार में ही निकल गया। और 14 में से 13 को घटाइएगा तो 1 आएगा। 1 तो हमको चाहिए नहीं, हमको चाहिए कितना 27 चाहिए। तो 14 और 13 को जब हम जोड़ते हैं तो 27 हो जाता है। चलिए हम ये ले लेंगे। अब यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा करके देखते हैं कि हमको माइनस आता है कि नहीं आता है। तो हम -14 गुना -13 कर देंगे। तो -14 गुना -13 जब कीजिएगा तो यहाँ पर प्लस 182 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x² को इसके साथ गुना किया तो हमको प्लस 182 आया है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब इनको जोड़ करके देख लेते हैं तो 14x अब -13x तो बराबर से कितना हो जाता है -27x भी हो जाता है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसको क्या लिखिएगा -14x और -13x इसको लिख दीजिए यहाँ पे। तो x² माइनस यहाँ पे 14x और माइनस यहाँ पे 13x प्लस 182 बराबर से 0। अब इन दोनों में कॉमन ले लेना है और इन दोनों में कॉमन लेना है। अब कॉमन लेने के लिए इसको थोड़ा और हम जो है ना तोड़ देते हैं। क्या इसको लिख सकते हैं x गुना x लिख सकते हैं, -14 गुना x लिख सकते हैं, ये 2 का हो गया। अब यहाँ पे 13x है और यहाँ पर कितना है 182 दिया हुआ है। अब ये 182 जो दिया हुआ है तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस गुने माइनस, और अभी जस्ट किए थे 14 गुना 13 करते हैं तो 182 हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 14 गुना 13 बराबर से 0। अब चलिए इन दोनों में हमको क्या मिल रहा है, इन दोनों में आपको एक x मिल रहा है तो x ले लीजिए, एक x यहाँ पे बच रहा है और -14 हो गया। अब इन दोनों में देखिए क्या मिल रहा है, तो -13 यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है और यहाँ पर भी 13 है, तो हम -13 ले लेते हैं। तो यहाँ पर x बच जाएगा और माइनस यहाँ पे
14 बच जाएगा बराबर से 0। और एक चीज़ आपको और ध्यान देना है कि जब भी ये आपको ब्रैकेट में कॉमन में से दोनों मान आएगा तो दोनों मान बराबर रहेगा। ये नहीं कि इसमें 13 आ गया इसमें 14 आ गया, या इसमें 14 आ गया तो इसमें 13 आ जाएगा। ऐसा अगर आ रहा है तो फिर आप जो हल कर रहे हैं वो आपका गलत हो रहा है। ये जब भी आएगा तो दोनों में बराबर से आएगा। अब फिर इन दोनों में से हम कॉमन करेंगे, कॉमन कीजिएगा तो क्या आ जाएगा कॉमन, x - 14 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच रहा है, x बच रहा है और यहाँ पे -13 बराबर से 0। तो x - 14 बराबर हो गया 0 या x - 13 बराबर हो गया 0। तो x बराबर हो जाएगा यहाँ 14 या x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 13। अब हमको दो संख्या जो कह रहा था, अब वह दो संख्या हमको एक तो 13 आ रहा है और एक 14 आ रहा है। ये हो गया आपका आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए यह इस चैप्टर का चौथा क्वेश्चन है, 4 नंबर का है। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन को, एक बार पढ़ लिया जाए। करा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिनके वर्गों का योग 365 है। चलिए ये तो एक अजीब सा दे दिया है। वर्गों का योग मतलब जो संख्या आप लीजिएगा उसका वर्ग करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, ये कर लेंगे। कर रहा है अब यहाँ पे, लेकिन दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। अब धनात्मक पूर्णांक क्या होता है भाई? धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक संख्या तो आप पढ़े हैं। पूर्णांक संख्या हो जाता है आपको 0 हो जाता है, +1 हो जाता है, +2 हो जाता है, +3 हो जाता है, -1, -2, -3 हो जाता है। लेकिन बात यहाँ क्या क्या है, धनात्मक वाले का बात किया है। हमें क्या लेना है, धनात्मक संख्या लेना है। और उसमें भी क्या करा है, क्रमागत। क्रमागत का मतलब क्या हुआ, एक क्रम में। जैसे कि हम 5 लिए हैं, 5 के बाद 6 आना चाहिए, फिर 6 में 1 जोड़ दीजिए 7 आना चाहिए, फिर 7 में 1 जोड़ दीजिए 8, फिर 8 में 1 जोड़ दीजिए 9। मतलब जब भी वह बढ़ेगा तो एक एक करके वह आगे बढ़ते जाएगा। मतलब अगर हम एक संख्या अगर हम x मानते हैं तो दूसरा संख्या x+1 होना चाहिए, तीसरा x+2 होना चाहिए, x+3 होना चाहिए, x+4 होना चाहिए। ऐसी हमें संख्या लेना है। तो चलिए अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं। हल में लिखिए, माना कि पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर से x, ठीक है। तो दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x+1 है, ठीक है। जो हमको क्वेश्चन कर रहा है वही हमें करना है। द्विघात समीकरण में यही ध्यान देना है कि वर्ड प्रॉब्लम से घबराना तो है नहीं। सबसे पहले जो हमको क्वेश्चन कर रहा है वही करना है। मतलब इसमें अपने मन से हमें कुछ नहीं करना है। अगर जो वह जिस रूप से कर रहा है जाने के लिए उसी रूप में हम चलेंगे, सवाल जो है हल हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। अगर यहाँ पे हम अपना दिमाग लगाएंगे तो फिर यह गया भैंस पानी में हो जाएगा, ये हाल हो जाएगा। तो इसीलिए हमको कह रहा था दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो हम दो धनात्मक पूर्णांक ले लिए। पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और दूसरा x+1 ले लिए। अब प्रश्न से क्या कह रहा है आपको, अब कह रहा है क्या, हमको कह रहा है प्रश्न से क्या, कि जिनके वर्गों का योग, चलिए कर देते हैं। वर्गों का योग मतलब x का भी वर्ग कर देना है, प्लस x+1 का भी क्या कर दीजिए, वर्ग, मतलब पावर 2 लगा दीजिए। बराबर से कितना है, 365 है। मतलब दोनों को वर्ग करके जब हम जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त हो जाता है, 365 प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पे इसको हल कर लेना है, तो x² हो गया। अब यहाँ पे आ गया है आपको x+1 का होल स्क्वायर आ गया है। अब इसको जो है ना हल करने के लिए एक आप फार्मूला पढ़े होंगे, a + b का होल स्क्वायर। अब इसको कैसे लिखते हैं, तो इनका वर्ग, 2 का वर्ग, प्लस पहले 2 लिख लीजिए, फिर ab ले लीजिए और फिर प्लस b का वर्ग कर दीजिए। मतलब a² + 2ab + b²।
उसी फॉर्म पे इसको बैठा दीजिए। यहाँ पर x का वर्ग हो जाएगा जी, प्लस यहाँ पे 2 हो गया, और इन सब को लिख देना है एक साथ। तो x गुने 1, यहाँ गुने 1, और यहाँ बड़ा सा थोड़ा लिख देते हैं 2 गुने x गुने 1 और प्लस 1 का स्क्वायर बराबर यहाँ हो गया कितना 365 दिया हुआ ही है हमको। अब यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो गया प्लस 2x हो गया प्लस 1, और इस 365 को इधर ले आइए, यहाँ पर हो जाएगा 365 माइनस में, इधर था प्लस में और इसको हम उठा करके इस साइड लाए तो माइनस लग गया। अब इनको जो है यहाँ पे देख रहे हैं ये दोनों समान है, एक्स स्क्वायर है, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो यह हो जाएगा आपको 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2x हो गया और यहाँ पर माइनस 1 घट जाएगा तो यहाँ पर 364 हो जाएगा। चलिए अब एक और यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं। क्या इम्पोर्टेंट है? तो अब इसमें देखिए क्या कि सभी में 2 से विभाज्य हो रहा है, मतलब सबों में 2 से भागा लग रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 को हम बाहर ले सकते हैं या 2 को हम कॉमन भी कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ पे 2x ये है, और इनको जब 2 से आप भागा दीजिएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 इकाई 2, 8 दूना 16, 2 दूना 4, मतलब इसको 2 बार गुना कीजिएगा तो 364 पूरने वाला है। अब चलिए हम तीनों में से क्या ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर x बच जाएगा और माइनस यहाँ पर 182 बराबर से 0। अब इस 2 से इसमें भागा दे दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर से 0/2। अब यहाँ पर देखिए तो यह बराबर से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, या बराबर से 0 हो जाएगा, या एक स्टेप में हम इनको और लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0। खेल खत्म। अब जाकर के देखिए इसका गुणांक क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और इसमें जो है 182 किस में है, माइनस में है, तो यहाँ क्या हो गया आपको माइनस 182 हो गया। अब इस 182 को क्या करना है, हमें फैक्टर तोड़ देना है, 2 से लगाते हैं तो 9 दूना 18, 2 इकाई 2, फिर 7 से लगाइए 63 91, फिर 13 से लगाइए 13 इकाई 13। अब 182 को क्या लिखिएगा, तो 2 गुने 7 गुने 13 लिखिएगा। अब यह जो लिखे हैं गुणनखंड को, इसको तोड़ करके मतलब 2 पार्ट में करके, इनको 2 खंडित पार्ट में करने के बाद हमको जो जोड़ने और घटाने के बाद हमें कितना चाहिए, x चाहिए, मतलब 1 आना चाहिए। चलिए हम यहाँ पे पहले 2 ठो को ले लेते हैं एक साथ और इसको छोड़ देते हैं। यहाँ क्या हो गया, 14 गुना 13 हो गया। अब 14 और 13 को जब आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 27 तो यहाँ है नहीं, ये तो मिलाएगा नहीं, ये तो मिलेगा नहीं। चलिए ठीक है, 14 में से 13 को जब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। चाहिए कितना हमको, 1 चाहिए, ये हमारा काम कर जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको 14x माइनस 13x बराबर से क्या बच जाएगा, x बचने वाला है, और यहाँ पे 14x गुना माइनस 13x, तो बराबर से यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस 182 एक्स स्क्वायर होने वाला है। और हमको चाहिए क्या, माइनस 182 एक्स स्क्वायर भी चाहिए। इसका मतलब है जो यहाँ पर हम कर रहे हैं वो मेरा क्या है, सही है। चलिए इस चीज़ को यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर से 0। अब यहाँ पे क्या करना है, कॉमन करना है। अब कॉमन इन दोनों में कर लेना है और इन दोनों में कर लेना है। पहले हम इनमें से देख लेते हैं, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर और प्लस 14x है, तो इस x को x गुना x लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे 14 गुने x लिख सकते हैं। अब इन दोनों में देखिए क्या मिल रहा है आपको, इसमें भी x मिल रहा है और इसमें भी x मिल रहा है। x को हम यहाँ कॉमन कर लेते हैं, यहाँ क्या बच जाता है, x प्लस 14 बच जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, x को बाहर किए और x प्लस 14 हो गया। इतना का तो काम हो गया। अब यहाँ पर क्या है, माइनस 13x है और माइनस 182 है। अब इस माइनस 13x है और माइनस यहाँ पे 14 गुना 13, अभी जस्ट किए थे तो 182 हो जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 14 गुना 13। अब यहाँ पर देखिए इसके साथ क्या लगा हुआ है, माइनस 13 लगा हुआ, तो चलिए माइनस 13 हम ले लेते हैं। यहाँ क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। ये माइनस चिन्ह को तो हम यहाँ पे ले ही लिए हैं, तो यहाँ प्लस क्या बच जाएगा, प्लस 14 बच जाएगा, प्लस
प्लस 14 बच जाएगा। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम इसको एक रूप में और लिख सकते हैं यहाँ पे -13x प्लस गुने -13 गुने 14। तो यहाँ पे आप -13 निकाल दीजिएगा तो यहाँ x बच जाएगा, -13 तो आ ही गया, यहाँ पर प्लस बच गया और यहाँ पे +14 हो गया। हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर -13 हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस यहाँ बच जाएगा आपको 14 बराबर से 0। अब इन दोनों में क्या आ जाएगा आपको कॉमन, तो x प्लस कहिएगा 14 आ जाएगा और यहाँ क्या बच रहा है, x बच रहा है -13 बराबर से 0। तो x प्लस 14 बराबर हो गया 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -14 हो जाएगा। यहाँ पर x -13 बराबर हो जाएगा 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। हमको कहा क्या रहा है, धनात्मक पूर्णांक चाहिए, तो ये तो होगा ही नहीं, ये तो हो नहीं सकता है। हमें x बराबर क्या आ गया 13 आ गया। तो पहली संख्या हम क्या माने हैं, पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया 13 हो गया, और दूसरी क्या हो जाएगा, दूसरी पूर्णांक क्या हो जाएगा, दूसरी पूर्णांक x प्लस 1 लिए हैं तो बराबर 13 प्लस 1 बराबर से 14। तो मतलब क्या निकल गया आपको, एक निकल गया आपको यह 13 और दूसरा निकल गया आपको 14। ये आपका राइट आंसर है। चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए इसका यह 5वां क्वेश्चन है और क्वेश्चन जो है थोड़ा दिया हुआ है अच्छा ही। कह रहा है क्या, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण बराबर कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले हमको क्या करना है, समकोण त्रिभुज बना लेना है। चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब इस समकोण त्रिभुज में जो होता है, समकोण त्रिभुज में होता जो है उसका एक कोण कितना होता है 90 डिग्री का होता है। नामकरण कीजिएगा। चलिए हम नामकरण भी कर देते हैं। इसका नाम A रख देते हैं, यहाँ पर B रख देते हैं और यहाँ पर C कर देते हैं। और यह जान रहे हैं क्या कि समकोण त्रिभुज जो होता है, तो समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है वह क्या होता है, कर्ण होता है। और दूसरी बात क्या कि जो इनका 90 डिग्री का कोण बनता है उनके सामने वाला भुजा जो होता है वह कर्ण होता है। ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद रही कि अब इसमें हम आधार किसको लेंगे और लंब किसको लेंगे। तो हमें तो यहाँ पे न्यून कोण तो दर्शाया है नहीं, तो कोई भी आधार हो सकता है और कोई भी लंब हो सकता है। अगर ए बी को लंब मान रहे हैं तो बी सी आधार हो जाएगा, बी सी को अगर लंब मान रहे हैं तो ए भी आधार हो जाएगा। वो आप जिसको मानना है आप उनको मान सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर कर देते हैं क्या, ये आपका तो कर्ण हो गया, इसको हम कर देते हैं लंब और इसको कर देते हैं हम आधार। यहाँ तक बात क्लियर है। अब क्या दिया हुआ है, कर्ण दिया है कितना, तो 13 दिया है। चलिए हम 13 लिख देते हैं। उसके बाद करा एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई तो ये है, लंब हो गया आपका ऊंचाई, आधार ये है। करा ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। किससे, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अब यहाँ पे आधार तो हमको दिया हुआ है नहीं, तो आधार को हमें कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा। तो चलिए हम आधार को मान लेते हैं x सेंटीमीटर। आधार जब x सेंटीमीटर हो गया, आधार जब x सेंटीमीटर हो गया तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, x - 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब तो हमको तीनों यहाँ पे आ गया। यहाँ पर आप चलिए लिख देते हैं हल में, हल में माना कि ए बी सी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है जिसमें कर्ण AC बराबर 13 सेंटीमीटर दिया गया है। यह हमको दिया गया है। अब यहाँ से लिखते हैं माना कि क्या चीज, आधार को हम माने हैं x, तो माना कि आधार
BC बराबर x सेंटीमीटर, तब लंब क्या है AB, लंब AB बराबर x माइनस 7, क्योंकि हमको कह रहा है क्या, ऊंचाई में से कितना घटाना है, 7 सेंटीमीटर को घटा देना है। ऊंचाई इसके आधार से, मतलब जो इसका ऊंचाई है, तो आधार जो है, आधार में से कितना करना है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम कर देना, किसकी, ऊंचाई को आधार से 7 सेंटीमीटर कम कर देना। तो हम 7 सेंटीमीटर कर दिए। अब यहाँ पर हमको तीनों चीज पता चल गया है। अब इसको हम हल कैसे करेंगे, क्योंकि हमें कह रहा है यहाँ पे भुजाएं ज्ञात करने के लिए। तो आप पढ़े होंगे, एक पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे, ठीक है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं क्या, कि कर्ण के स्क्वायर बराबर हो जाता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। लिखिए यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण कितना दिया हुआ है, तो 13 दिया हुआ है, तो 13 का वर्ग कर दीजिए। लंब कितना है आपको, x माइनस 7 है, तो x माइनस 7 का वर्ग कर दीजिए। प्लस आधार कितना है, x है, तो x का वर्ग कर दीजिए। अब 13 गुना 13 कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 169, करके देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है x माइनस 7 दिया है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, इससे पहले भी बताए थे क्या होता है, तो इसका भी वही होता है। a लगा हुआ है तो यहाँ पर a का वर्ग चढ़ गया। उसके बाद माइनस चिन्ह लगा हुआ है, माइनस चिन्ह, और उसके बाद 2a और b सबको एक साथ लिख दीजिए, तो 2 हो गया, a हो गया, b हो गया, और यहाँ पे प्लस b का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 हो गया, x हो गया, और 7 हो गया, सबको लिख दिए। और यहाँ पर प्लस 7 का वर्ग, और यहाँ पे प्लस कितना है, x स्क्वायर लिख दिए। यहाँ पर 169 हो गया, बराबर से हो जाएगा आपको x स्क्वायर माइनस 7 दूना 14x प्लस 7 49 प्लस x स्क्वायर हो गया। अब यह जो है ना, इस सब को उठा करके हमको ले चलना है उस साइड, ये 169 को उस साइड लेके जाना है। यहाँ पर x स्क्वायर और x स्क्वायर को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर है कितना, माइनस 14x है, और प्लस कितना है, 49 है, और यह प्लस में दिया हुआ इसको उस साइड लाइएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 169 बराबर से 0 हो गया। अब यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस यहाँ पे 14x है। अब यहाँ पे 169 को 169 में से 49 को घटाइएगा, तो कितना बचने वाला है, यहाँ पे माइनस 9 में से 9 जाएगा 0, 4 में से 6 में से 4 जाएगा यहाँ पे 2, और 120 हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि जो है 2 से सब विभाजित हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, 2 कॉमन कर लेंगे। 2 कॉमन कैसे करेंगे, तो यहाँ 2x स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 2 गुना 7x लिख सकते हैं, और इसको हम 2 गुना 60 लिख सकते हैं। 60 दूना 120 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, और यहाँ तो है ये है। और यह 2 हम नहीं भी कॉमन लेंगे तो भी जो है इनका हल होगा, लेकिन 2 हम इसलिए कॉमन कर लेते हैं कि जो है ये हो जाएगा छोटा, और जब छोटा हो जाता है तो उसको हल करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो चलिए हम 2 कॉमन कर लेते हैं। यहाँ 2 तीनों में से 2 आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 7x माइनस 60 बराबर यहाँ 0। तो यह 2 से जब 0 में भागा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर से हो गया 0। अब इसका गुणांक क्या है, अब इसको क्या करना है, हमें खंडित करना है। द्विघात समीकरण को हमें क्या करना है, गुणनखंड से हल करना है, गुणनखंड विधि से हल करना है। तो अब यहाँ पर क्या है, x स्क्वायर है माइनस 7x माइनस 60 है, यहाँ पर नहीं कुछ है तो इसके साथ क्या है, गुना 1 है, और 1 से इसको गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस 60x स्क्वायर हो जाएगा, 60x स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर को अभी छोड़ दीजिए, हम 60 को पहले गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से 30 दूना 3 दूना 6, और 0 0 तो 30 हो गया, 2 से 15 दूना 30 हो जाएगा, फिर 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से 5 दिया 15, फिर 5 से 5 इकाई 5। 60 का कितना हो गया गुणनखंड, 60 का हो गया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 1। और क्या बताए हैं कि ये जो गुणनखंड निकला है इसको 2 पार्ट में बांटना है, और 2 पार्ट में जो बटेगा उस पार्ट को
जोड़ने और घटाने के बाद हमको बीच वाला मान आ जाना चाहिए और गुना करने के बाद हमको यहाँ जो गुणनखंड किए हैं वो मान हमको उड़ना चाहिए। अब यहाँ पे हमको चाहिए कितना, 7 चाहिए। अब यहाँ पे हम 2 पार्ट में अगर लेते हैं इसको, 2 दूना 4 और 5 तिया 15। 15 में से अगर हम 4 को घटा देते हैं 7 नहीं आ रहा है, ये भी फॉर्म काम नहीं किया। अगर हम यहाँ पे 5 दूना 10 3 दूना 6 तो वो भी नहीं हो रहा है। अगर 5 को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, 3 दूना 6 ये भी हमें काम नहीं कर रहा है। अगर हम यहाँ पे 3 दूना 6 6 दूना 12 और यहाँ क्या बचा है 5। 12 में से 5 को घटाइएगा तो कितना आ जाता है 7 उड़ जाता है, और 12 में 5 को जोड़िएगा तो 17 हो जाएगा। तो घटाना तो पड़ेगा, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 7 आ रहा है, माइनस यानी कि 7 आ रहा है। अब इसमें आना चाहिए कितना, -7 आना चाहिए। तो अब कैसे यहाँ पे करेंगे, यहाँ पर अगर हम इनको -12x अब -5 + 5x कर दें तो 12 में से 5 जाएगा तो बराबर से -7 भी हो जाएगा, 7x भी हो जाएगा। और -12x गुना 5x करेंगे तो 12 पंचे 60 भी हो जाएगा, x² भी हो जाएगा और यहाँ पर माइनस चिन्ह भी लग जाएगा। और क्यों किए ऐसा, तो हमें यहाँ पे -7x चाहिए। तो अब यह सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए अभी इस मान को हम यहाँ पर लिख देंगे क्या, तो x² - 12x + 5x और -60 बराबर से 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 2 गो x है और यहाँ पर 1 गो x है, तो 1 गो x यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा x -12। चलिए अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर हम कर लेते हैं, क्या है x² - 12x है, यहाँ x गुना x लिख सकते हैं और यहाँ पे 12 गुना x लिख सकते हैं। तो दोनों में क्या क्या मिल रहा है, x मिल रहा है, तो x यहाँ पर लिए, x -12 बच गया, यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे प्लस, यहाँ पर लेना है हमको कितना 5x -60 दिया हुआ है, तो 5x और यहाँ पर इनको हम लिख सकते हैं 60 दिया हुआ है, तो -5 गुने 12, 60 को लिख सकते हैं 5 गुने 12 60 हो जाएगा। तो चलिए 5 तो कितना कॉमन आ जाएगा, दोनों में से 5 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ 5 ले लिए तो x -12 बच जाएगा। तो 5 यहाँ पर कॉमन किए तो x -12 बराबर से 0। अब इन दोनों में से क्या ले लेंगे, तो x -12 आ जाएगा कॉमन, यहाँ क्या बच जाएगा x + 5 बराबर 0। तो x -12 बराबर 0 हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, चलिए इसको हम ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ हल कर लेते हैं। x -12 लिखिए यहाँ पे बराबर x -12 इंटू x + 5 बराबर से 0। या तो इतना बराबर 0 या इतना बराबर 0 करेंगे, तो x -12 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया 12, या x + 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -5। अब यहाँ पे हमें लंब आधार कर्ण चाहिए, तो वो तो माइनस हो ही नहीं सकता है, तो ये नॉट इक्वल टू हो गया है। x का मान क्या निकल गया 12 निकल गया। अब यहाँ पे हम आधार कितना हो गया, आधार बराबर हो गया आपको 12 सेंटीमीटर। निकालना है क्या, लंब निकालना है, तो लंब क्या था x - 7 था, तो 12 - 7 बराबर से हो गया कितना 5 सेंटीमीटर। ये क्या निकल गया, लंब निकल गया। ये आपका, चलिए इस चैप्टर का यह लास्ट क्वेश्चन है। अब चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। 6 नंबर का क्वेश्चन है लास्ट। करा एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल में भी बनाए थे, और इस चैप्टर का जो है 2 नंबर का जो क्वेश्चन किए थे उसमें भी जो है दिया हुआ था उदाहरण करने के लिए, तो उसमें भी हम कर चुके हैं, दिक्कत नहीं होगी। कह रहा है क्या कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कुछ बर्तन मतलब क्या, x बर्तन होगा, नहीं कुछ दिया हुआ है तो उसको क्या करना है x मान लेना है। चलिए हम x मान लिए एक दिन के लिए, या एक दिन का हम माने हैं। करा एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। लागत कितना लग रहा है, चलिए लागत लिख लेते हैं। लागत कितना हो रहा है, कह रहा है उस दिन जो निर्माण किया गया, एक दिन जो बर्तन निर्माण किया गया, कितना बर्तन निर्माण किया गया जी x,
उसका करा है 2 गुना, चलिए 2 गुना कर दिए, और क्या करा है उससे 3 अधिक, ये हो गया एक दिन का निर्माण लागत। किसका? एक बर्तन का। एक बर्तन का निर्माण लागत कितना हो गया? 2x + 3। अब कह रहा है क्या कि यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी, मतलब जो उस दिन बर्तन तैयार हुआ ना, उस बर्तन को तैयार करने में खर्चा कितना आ रहा है कुल मिलाकर के? 90 रुपया। एक्स बर्तन जो है निर्माण हुआ और लागत हो रहा है इतना। अब दोनों मिलाकर के जो है ना कितना खर्चा पड़ रहा है उनको? 90 रुपया। अब ऐसे मान लीजिए कि जो है आप एक पेन तैयार किए और एक पेन मतलब एक दिन में आप 50 पेन तैयार किए, ठीक है, 50 पेन एक दिन में तैयार किए। अब जा करके जो है ना एक पेन का निर्माण लागत आपको हो रहा है कितना? 5 रुपया हो रहा है। तो 50 पेन का निर्माण लागत कितना हो जाएगा? तो 50 गुना 5 कीजिएगा, वो आपका निर्माण लागत निकल जाएगा। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी हमको करना है। सबसे पहले कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तन निर्माण हुआ, तो बर्तन की संख्या मान लिए x। अब उसमें कह रहा है क्या कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का मतलब कितना? एक बर्तन का लागत जो हो रहा है वो उस दिन जो बर्तन की संख्या निर्माण किया था उसका 2 गुना से 3 अधिक हो रहा है। चलिए अब इसको हम भाषा पे लिखते हैं। हल में लिखिए, माना कि एक दिन में x बर्तनों का, माना कि एक दिन में x बर्तनों का निर्माण करता है। अगर हमको कुछ कह रहा है तो हम क्या मानेंगे? x ही मानेंगे। बर्तनों का निर्माण करता है और कह रहा है एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग, तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितना हो रहा है? निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितना है? बर्तनों की संख्या x, इसको दुगुने कर दीजिए और +3 कर दीजिए, तो बराबर क्या हो रहा है? 2x + 3 हो रहा है। अब चलिए हम प्रश्न से चलते हैं। कुल निर्माण लागत कितना हो रहा है? कुल निर्माण लागत उस दिन का कुल निर्माण लागत कितना हो रहा है? 90 रुपया हो रहा है। अब 90 रुपया जो यह आया कहाँ से आया? तो x बर्तन है और लागत कितना हो रहा है? 2x + 3 है। इसको जब हल करेंगे तो हमें 90 रुपया खर्चा आ रहा है। ये हमको क्वेश्चन ही हमको कह रहा है। चलिए अब इसको हम हल कर लेते हैं। यह क्या हो जाएगा? 2x² + 3x बराबर से 90। यहाँ पर 2x² + 3x - 90 बराबर से 0। चलिए अगर नहीं समझ में आया होगा, चलिए एक बार हम फिर इसको रिपीट कर लेते हैं। कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन निर्माण करता है। तो कुछ बर्तन मतलब x बर्तन हम माने हैं, x बर्तन का वह निर्माण करता है। ये तो समझ में आ गया कि x बर्तन निर्माण हो रहा है। कह रहा है एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितना हम माने हैं? x माने हैं, संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। मतलब उनका जो एक बर्तन का जो खर्च आ रहा है वह खर्च ऐसा है क्या कि उस दिन जितना बर्तन निर्माण किया गया था उस बर्तन की संख्या को 2 से गुना करके उसमें 3 जोड़ देते हैं तो वह उनका निर्माण लागत हो रहा है। मतलब क्या कि मान लीजिए कि अगर हम उस दिन जो है ना 20 बर्तन का निर्माण किए, ठीक है, 20 बर्तन का निर्माण किए, तो हमसे पूछ रहा है लागत कितना हुआ? तो 20 को हमको क्या करना है? 2 से गुना करके 3 जोड़ देना, मतलब 20 दूना 40 + 3 बराबर से 43 रुपया। यह 43 रुपया जो निकला है यह 20 बर्तन का नहीं निकला है, यह 43 रुपया निकला है एक बर्तन का निकला है। अब तो समझ में आ गया होगा। और वही चीज़ यहाँ पर किए कि प्रत्येक नग मतलब एक नग
का निर्माण लागत 2x प्लस 1 है और कुल बर्तनों की संख्या x है, तो x गुना 2x प्लस 3 जैसे हम वहाँ पर किए हैं, और बराबर से कितना लागत हो रहा है, 90 रुपया हो रहा है। तो 2x को x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3x और बराबर से 90, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x और 90 को इधर लाए तो माइनस 90 हो गया। चलिए अब इसको हम हल करेंगे। हल कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर है और यहाँ पे 90 है, दोनों को गुना कीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस 90 गुना 2x स्क्वायर है तो बराबर से हो जाएगा माइनस 180 x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 180 का गुणनखंड कर दीजिएगा तो 2 से 9 दूना 18, फिर 2 से कीजिएगा तो 4 दूना 8, 5 दूना 10, फिर 3 से कीजिएगा 3 इकाई 3, 3 पचे 15, 3 से कीजिएगा 3 पचे 15, 5 से कीजिएगा 5 इकाई 5। तो यहाँ पर लिख देते हैं 180 बराबर हो गया 2 गुने 2 गुने, इसको मिटा दीजिए, 3 गुने 3 गुने 5। अब इसको खंडित करके हमें कितना पुराना है, 3x पुराना चाहिए, या तो जोड़ने के बाद या घटाने के बाद। अब 3x हमको आएगा कैसे, तो अगर हम यहाँ पे 3 दूना 6, 6 दूना 12, 5 तिया 15, 15 गुना 6 करेंगे, सॉरी 15, ओ गलत आ गया है क्या, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 गुना 15 करेंगे तो ठीक है, 12 गुना 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 12 गुना 15 करेंगे 180 हो जाएगा, और 15 में से जब हम 12 को घटाएंगे तो हमें 3 भी आ जाएगा, ये भी हमारा सही है। और क्या, तो 15x माइनस 12x करेंगे तो यहाँ पे हमको 3x भी बच रहा है, और 15x गुना माइनस 12x करेंगे यहाँ पे हमको आ रहा है बराबर से माइनस 180 भी आ रहा है। चलिए अब इसको हम लिख देंगे, x है तो यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा, ये भी हमको सेटिस्फाई कर रहा है। तो चलिए यहाँ पे लिख लीजिए 2x स्क्वायर और कितना लिखिएगा, माइनस 12x और यहाँ पे प्लस 15x, या ऐसे ही लिख दीजिए जैसे लिखे हैं वहाँ पे, प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं। तो 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर से 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो ये चीज़ लिख दिए हैं, लेकिन ये जो लिखे हैं तो फिर यहाँ पे आपको कॉमन लेने में दिक्कत हो सकता है। अब कॉमन लेने में जो दिक्कत होगा तो उसको जो है ना आसान करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको आसान करने के लिए यहाँ पर क्या कीजिए, आप यहाँ पर ले लीजिए पहले 2x स्क्वायर और माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90 बराबर से 0। ये हो जाएगा आपका बहुत ही ईजी, आसान हो जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन कर लेना है और इन दोनों में कॉमन कर लेना है। यहाँ पर क्या है, आपको 2x स्क्वायर है और माइनस 12x है, कैसे लीजिएगा, तो 2 गुना x हो जाएगा, माइनस यहाँ 2 गुना 6 गुना x हो जाएगा। इसमें भी 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, इसमें भी x मिल रहा है, इसमें भी x मिल रहा है, तो यहाँ पे 2x बाहर कर दीजिए तो x माइनस यहाँ पे 6 बच रहा है। यहाँ पर लिख दीजिए 2x बाहर आ गया तो यहाँ x माइनस 6 हो गया। यहाँ पे 15x है और यहाँ पे माइनस 90 है, तो यहाँ पर 15x माइनस यहाँ पे 15 गुना 6 कर सकते हैं। तो यहाँ से 15 ले लीजिएगा, यहाँ क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, और यहाँ पे माइनस 3, यहाँ पे 6 बच गया, तो यहाँ से प्लस 15 ले लीजिए, तो यहाँ x माइनस 6 बराबर से 0। अब इन दोनों में से क्या बच रहा है, तो x माइनस 6 आ रहा है कॉमन, यहाँ पे 2x प्लस 15 बराबर हो गया 0। तो x माइनस 6 बराबर हो गया 0 या 2x प्लस 15 बराबर से 0। तो x बराबर हो गया 6 या 2x बराबर हो जाएगा माइनस 15, प्लस वाला है उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा माइनस 15/2। अब हमको यहाँ पे क्या कर रहा है, लागत कर रहा है, तो ये तो माइनस वाला मान होगा नहीं, तो x हो गया यह लागत। मतलब उस दिन जो निर्माण किया गया बर्तनों की संख्या वह कितना है, x है, तो बर्तनों की संख्या हो गया कितना, बर्तनों की संख्या, यही ना कह रहा है ना, कह रहा है कि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 है, तो निर्माण बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत, तो बर्तनों की संख्या हो गया कितना, बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या हो गया 6, और लागत कितना हो गया, लागत को क्या माने हैं, 2x प्लस 3 है, तो बराबर 2 गुना 6 प्लस 3 बराबर से 6 दूना 12 प्लस 3 बराबर से 15 रुपया। मतलब एक बर्तन का मूल्य हो गया 15 रुपया
और संख्या कितना हो गया 6। यहाँ पर ये है बर्तनों की संख्या, यहीं पर लिख दीजिए। बर्तनों की संख्या हो गया बराबर 6 और लागत हो गया बराबर 2 गुना 6 प्लस 3 बराबर 12 प्लस 3 बराबर 15 रुपया। मतलब एक बर्तन का लागत 15 रुपया निकल गया और उस दिन जो निर्माण किया गया बर्तन वह 6 बर्तन निर्माण किया गया। यह चैप्टर आपका कंप्लीट, इसको कंप्लीट कर लेना है। और जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन को दबा दें और साथ ही साथ आप लोग इसको जितना शेयर कर सकते हैं तो उससे जो है जो भी नए बच्चे होंगे उनको भी यह फ़ायदा मिलने वाला है। और यह जो है चैनल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई प्राइस नहीं लगता है, तो इसलिए सभी बच्चे इस पर आकर के जुड़ सकते हैं।